हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आज के रिकैप सीरीज के लेक्चर का टाइटल तो आपने देख ही लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4। तो फिर ढेर सारे सवाल करने का मौका आ चुका है, तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, इसको शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको इस रिकैप सीरीज से फायदा तो हुआ होगा। रिवीजन को मजबूत करिए, क्योंकि रिवीजन ही सफलता का एकमात्र कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रॉब्लम लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अ पेंडुलम बॉब इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ एन एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। लिफ्ट की छत से एक पेंडुलम का बॉब लटका हुआ है धागे की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लाइट स्ट्रिंग। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। जब एलिवेटर लिफ्ट ऊपर जाती है और उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ए। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1। When the elevator moves down with the same acceleration, the tension in the string is T2. If the elevator were stationary, the tension in the string would be। तो यहाँ चार आंसर दिए हुए हैं और वन बाय वन हमें इन आंसर्स को अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लिफ्ट हमारी क्या जाती है, ऊपर जाती है। तो ये हम केस बना लेते हैं। दिस इज अ बॉब, लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, और यहाँ अभी टेंशन हमें कहा गया है कि टेंशन कितना है, T1। तो बिल्कुल सिंपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दें। नेट फोर्स होगा T1 माइनस mg इक्वल टू ma। तो T1 की वैल्यू आ गई mg प्लस ma। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। तो अब लिफ्ट नीचे आ रही है और इस केस में टेंशन कितना है, T2। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाया mg माइनस T2 इक्वल टू ma। तो T2 हमें आ गया mg माइनस ma। तो इस तरह हमने कितने इक्वेशंस बना लिए, दो इक्वेशन बना लिए। इस तरह हमने कितने इक्वेशंस बना लिए, दो इक्वेशन बना लिए। ये आपका T1 का इक्वेशन हो गया mg प्लस ma, और दूसरा हो गया T2 का mg माइनस ma। अब तीसरे केस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लिफ्ट स्टेशनरी है। लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो बॉब का वेट कितना होगा, mg। तो तीसरा इक्वेशन में बहुत क्लियर है, T इक्वल टू mg। T इक्वल टू mg। अब करना क्या है, अब आपको पहले दो इक्वेशन तो दिख ही रहे होंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें, तो आप जानते हैं यहाँ पर है प्लस ma और यहाँ पर है माइनस ma। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को अब हम जोड़ने जा रहे हैं अगली स्लाइड में, क्योंकि हमें टी निकालना है। तो टी निकाल, और टी को हमें निकालना है किसके टर्म्स में, T1 और T2 के टर्म्स में। तो ये तभी संभव है जब mg की वैल्यू आ जाए। इसीलिए हम पहले दोनों इक्वेशंस को, T1 हो गया आपका mg प्लस ma और T2 हो गया mg माइनस ma, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो वी विल गेट T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg। और आप जानते हैं पिछली स्लाइड पे अगर हम जाएं तो mg की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ये हो गया 2t। तो t विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि t क्या होगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इक्वेशंस बना लिए हमने, और उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो काम हमारा आसान हो गया। तो अब हमारा इसका आंसर है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल था, लेकिन 1 मिनट के अंदर करना है। तो आपका ये टी का आंसर आ गया, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो इसको पढ़ना पड़ेगा। एन ओपन नाइफ एज, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। एन ओपन नाइफ एज, प्लीज नोट इट डाउन,
of mass 200 gram is dropped from a height 5 meter on a cardboard. तो उसे कार्डबोर्ड के ऊपर 5 मीटर की हाइट से छोड़ा जाता है। If the knife edge penetrates a distance 2 meter into the cardboard, अगर ये जो नाइफ है, चाकू है, उसका सिरा कार्डबोर्ड के अंदर 2 मीटर धंस जाता है, the average resistance offered by the cardboard to the knife edge, तो ये जो कार्डबोर्ड है नाइफ एज पर कितना रेजिस्टेंस का फोर्स लगाएगा। तो पहला आंसर है 7 न्यूटन, दूसरा आंसर है 25 न्यूटन, तीसरा आंसर है 35 न्यूटन और चौथा आंसर है नन। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा नाइफ है वो कार्डबोर्ड से टकराता तो है, तो अभी मान लीजिए कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है और ये नाइफ का एज है, इसे 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये किस वेलोसिटी से कार्डबोर्ड से टकराता है धंसने से पहले। तो इसको निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है। हम जानते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ड्रॉप है इसलिए 0, 2gh, तो v² g की वैल्यू रख दीजिए, 10 दी गई है, हाइट 5 दी गई है, तो v² आ जाएगा 100। तो यहाँ में v की वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई वो 10 मीटर पर सेकेंड से कार्डबोर्ड को हिट करता है। उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया गया कि जब वो कार्डबोर्ड के अंदर धंस जाता है, कितना धंस जाता है, 2 मीटर, तब वो रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो अब इस प्रोसेस में जब वो 2 मीटर चलकर रुक जाता है तो कार्डबोर्ड उस पर रेजिस्टेंस का फोर्स लगाएगा। तो हमें यही निकालना है कि भाई वो रेजिस्टेंस का फोर्स कितना होगा। तो अब सबसे पहले हमें ये मालूम चल गया कि वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार्डबोर्ड से टकराता है और कार्डबोर्ड में 2 मीटर धंसकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सबसे पहले इनसाइड द कार्डबोर्ड कितना उस पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए मेथड बड़ी सिंपल है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, रुक गया, अभी वेलोसिटी थी 10 का स्क्वायर 100 प्लस रिटार्डेशन a, धसा 2 मीटर, तो -4a इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू आ जाएगी -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि कार्डबोर्ड के अंदर उस पर उसका रिटार्डेशन कितना होगा, -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगली स्टेप में हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड के अंदर उस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक तो उसका वेट और एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो कार्डबोर्ड उस पर लगाता है, और ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन दैट इज ए। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो mg, अब देखिए सेकंड लॉ बहुत क्लियर है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है mg माइनस fr इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 1/5 kg, g है 10 और ये है -25, तो ये आ गया 2 माइनस fr इक्वल टू -5। अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 5 इक्वल टू fr। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, 7 न्यूटन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 7 न्यूटन होना चाहिए। आप इसे नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में सॉल्व किया गया। पॉइंट नंबर 1 कि वो जो नाइफ एज है वो कार्डबोर्ड से किस वेलोसिटी से टकराता है। पॉइंट नंबर 2 कार्डबोर्ड के अंदर उसका रिटार्डेशन कितना है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या लगा लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा लिया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है। तो आपका इसका आंसर आ गया 7 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इनिशियली एट रेस्ट
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स F, उस पर एक वेरिएबल फोर्स F लगता है फॉर अ ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम t, एक छोटे टाइम इंटरवल t के लिए। इट बिगिंस टू मूव विद वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, तो जब फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। F is shown in the graph as a function of time. The curve is a semicircle. ये कर्व क्या है, सेमी सर्किल। देन अब ये चारों आंसर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, u पूछा गया है। तो ग्राफ में ये देखिए, ये फोर्स एक्सिस हो गया, y एक्सिस पर फोर्स है और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है। और नंबर 1, नंबर 2 आप इसे नोट कर लीजिए। नंबर 2, हम अच्छे से जानते हैं कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, इम्पल्स देगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ग्राफ की रेडियस कितनी है। रेडियस है F0 और ये एक सेमी सर्किल है। और हम अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ ग्राफ, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ग्राफ की, तो एरिया ऑफ ग्राफ होना चाहिए 1/2 पाई r², जहां r इस सेमी सर्किल की रेडियस है। तो एरिया सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो रेडियस F0 के बराबर है, तो ये आ गया 1/2 पाई F0²। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ग्राफ देता है इम्पल्स, और इम्पल्स को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया तो हम निकाल चुके हैं, हाफ पाई F0²। और फाइनल मोमेंटम, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी u दी गई है, इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि पार्टिकल शुरू में रेस्ट पर था। तो ये कुछ ऐसा बना कि पाई F0² अपॉन 2 इक्वल टू mu। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई F0² डिवाइडेड बाय 2m इक्वल टू u। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, जो कि इसका सही आंसर है। तो हमेशा याद रखिए कि फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, इम्पल्स। और इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी u थी। तो चेंज इन मोमेंटम को हमने लिखा mu माइनस 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था। फिर बस इक्वेट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल। देखिए इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं इसे। द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मास m एंड 2m। तो देखिए ये m दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2m, और m और 2m एक डोरी से जुड़े हुए हैं। और ये डोरी कैसी है, मासलेस है, द्रव्यमान विहीन, इनएक्सटेंसिबल, उसकी लंबाई बदली नहीं जा सकती। द सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, और ये आपकी स्प्रिंग है जो 2m से कनेक्टेड है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, पूछा गया है इफ द स्ट्रिंग इज कट, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। तो अगर हम इस डोरी को काट दें तो काटने के तुरंत बाद a और b के एक्सेलरेशन कितने होंगे, 2m और m का एक्सेलरेशन कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, अभी स्ट्रिंग नहीं कटी, तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और यहाँ पर ए पर, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ए की। सबसे पहले हम ए बना लेते हैं। यह हमारा ए हो गया, जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना है 2m। तो इसका जो वेट होगा ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और फोर्स ऑफ टेंशन भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ऊपर एक्ट करेगा स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो T + 2mg को हम क्या लिख सकते हैं, kx। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, जो हम मास m के लिए बनाने चाह रहे हैं। ये मास m के लिए हमने इक्वेशन बना दिया। अब आप देखिए m पर कितने फोर्स लगते हैं, एक तो mg,
और एक फोर्स ऑफ टेंशन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू एम जी, T इक्वल टू एम जी। अब ये दो इक्वेशन आ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, T की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। T की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एम जी को यहाँ रख देंगे तो हमें kx मिल जाएगा। तो T प्लस टू एम जी इक्वल टू kx। तो T की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर एम जी प्लस टू एम जी इक्वल टू kx। तो kx आ गया हमारा कितना, 3mg। अब हम इस डोरी को काटने वाले हैं, इस डोरी को काटने वाले हैं। इस डोरी को काटने के बाद क्या होगा, B विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। B गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरेगा। इट विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो अगर हम डोरी काट देते हैं तो B का एक्सेलरेशन बड़ा क्लियर है, क्या होना चाहिए, G के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो फ्री फॉल हो जाएगा उसका। तो B का आंसर तो हमें मालूम है। अब देखिए, या तो तीसरा आंसर हो सकता है या पहला आंसर हो सकता है। बी, पहले आंसर में बी का एक्सप्रेशन जी दिया हुआ है और तीसरे में भी बी दिया हुआ है। तो ये तीसरा और दूसरा और चौथा तो कट गए। अब क्या होगा, जब हम डोरी को काट देंगे तो अब बच जाएगा ए। तो ए पर कितना फोर्स लग रहा है, डोरी को काटने के बाद ए का मास है 2m, उस पर लगेगा kx और इधर लगेगा 2mg। तो kx किसके बराबर है, हमने अभी निकाला 3mg। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या है, ज्यादा है, नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या है, कम है। तो जब डोरी को काटा जाएगा तो ए नीचे नहीं आएगा, ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स हो गया यहाँ पर 3mg माइनस 2mg इक्वल टू mg, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। और न्यूटन ने कहा था कि नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन। इसका मास कितना है 2m, इसलिए 2m इंटू ए इक्वल टू mg। m से m कट गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g/2 होगा। ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, g/2 होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, नीचे की तरफ नहीं होगा। जब डोरी को काटा जाएगा तो शुरू में ए g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो आंसर देखते हैं, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं यहाँ क्या पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अगर हम डोरी को काट देंगे तो बी विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बी ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल करेगा और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के बराबर होता है। इसलिए बी का एक्सेलरेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम थी किसके एक्सेलरेशन में, ए के एक्सेलरेशन। और ये वो कैसे, जब वो गिरे नहीं थे, जब डोरी काटी नहीं गई थी। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, के एक्स की वैल्यू निकाल ली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये सिचुएशन बन गई। ऊपर लग रहा है 3mg, नीचे लग रहा है 2mg, तो नेट फोर्स होगा 3mg माइनस 2mg mg। पर ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फिर नेट फोर्स को हमने मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया g/2। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा ध्यान रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, इट इज अनदर गुड क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगला सवाल है, अब बैलून ऑफ मास कैपिटल एम, एक बैलून जिसका मास कैपिटल एम है, इज डिसेंडिंग, नीचे उतर रहा है, एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, व्हेन मास एम इज रिलीज्ड, व्हेन मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, जब बैलून से मास स्मॉल एम को हटा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, देन बैलून इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द सेम एक्सेलरेशन ए, तब वह उसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर उठता है। एज्यूमिंग दैट, यहां मैंने अंडरलाइन किया है, इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। तो ये चार आंसर है। पहला आंसर है ए एम अपॉन ए प्लस जी, दूसरा आंसर है 2am अपॉन ए प्लस जी, तीसरा आंसर है ए प्लस जी अपॉन ए इंटू एम, और चौथा आंसर है ए प्लस जी अपॉन 2a इंटू एम। तो यहाँ मैंने एक चीज अंडरलाइन करी है, वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस। इसका क्या मतलब है, जब बैलून या कोई भी बॉडी एयर में ट्रैवल करती है तो एयर उस पर क्या लगाती है, अपथ्रस्ट का फोर्स लगाती है, जिसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्योंकि नहीं बदलता, इसलिए बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, नहीं बदलेगी।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैलून, मान लीजिए बैलून है, इसका मास कैपिटल एम है, वेट नीचे लग रहा है, और बॉयंट फोर्स हवा का आप थ्रस्ट मान लेते हैं एफ बी, और ये नीचे उतर रहा है। तो नेट फोर्स लगा देते हैं एम जी माइनस बॉयंट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू बॉयंट फोर्स, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब बात करते हैं बैलून से हमने क्या करा, एक मास को हटा दिया। स्मॉल एम मास को हटा दिया, तो अब बैलून का मास कितना है, वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, एम माइनस एम इंटू जी। और अब थ्रस्ट पहले जितनी थी उतनी अभी रहेगी, पर अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नेट फोर्स एफ बी माइनस एम इंटू जी इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, क्योंकि मास अब इतना है। तो ये देखिए कितने इक्वेशंस आ गए, 2 इक्वेशंस आ गए। अब हमें इस इक्वेशन से एफ बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखना है, और उसके बाद कैलकुलेट करके क्या निकालना है, स्मॉल एम निकालना है। तो चलिए एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एफ बी, ये तो एफ बी की वैल्यू हो गई, और दूसरा हो गया एफ बी माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो यहां पर अब हम एफ बी की वैल्यू को रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एफ बी निकालेंगे और सेकंड में रख देंगे। तो रखते हैं एम जी माइनस एम ए माइनस एम इंटू जी इक्वल टू एम माइनस एम इंटू ए। अब ये वैल्यू रखी तो एम जी से एम जी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा माइनस कैपिटल एम ए प्लस एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए माइनस एम ए। अब ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो एम जी इक्वल टू टू एम ए माइनस एम ए, टू एम ए माइनस एम ए। तो एम जी प्लस एम ए इक्वल टू टू एम ए, स्मॉल एम कॉमन ले लो क्योंकि वही निकालना है जी प्लस ए। तो ये हो गया टू एम ए। तो अगली स्टेप में तो स्मॉल एम की वैल्यू होगी टू एम ए, फिर से पिछली स्टेप थोड़ा देख लीजिए, अपॉन जी प्लस ए। तो ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो देखते हैं कि कौन सी आंसर दी गई है करेक्ट, टू एम ए अपॉन ए प्लस जी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब तो ये क्लियर हो गया आपको, ये इसका करेक्ट आंसर टू एम ए अपॉन जी प्लस ए है। ठीक है, तो इक्वेशंस बना लीजिए और उस पर रिप्लेस करिए एफ बी को, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये इसके 4 आंसर्स हो गए। अब बात करते हैं अगले सवाल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर मटेरियल में मिल जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। A shell is fired from the ground at an angle theta with the horizontal with a velocity v. v वेलोसिटी से ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। हाईएस्ट पॉइंट पे वो 2 टुकड़ों में अचानक फट जाता है। इफ वन फ्रेगमेंट comes back through its initial line of motion,
अगर उनमें से एक फ्रेगमेंट कम्स बैक थ्रू इट्स इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, जैसे आया था वैसे ही चला जाए विद द सेम स्पीड, देन द स्पीड ऑफ द सेकंड फ्रेगमेंट विल बी। तो ये 4 आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक रफ स्केच बनाते हैं। हम मान लीजिए इसका मास कितना है 2m, और इसको v वेलोसिटी से हमने थ्रो किया ग्राउंड से। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ क्या होता है, ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आप जानते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक है, कितनी होती है v cos थीटा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे, इनिशियल मोमेंटम की। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू बिफोर इट ब्रेक्स 2m, क्योंकि आप जानते हो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, v cos थीटा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम के केस में ये जो पीस ब्रेक हुआ है जिसका मास कितना है m, वो उसी वेलोसिटी से वापस लौटता है। अब हमने मान लिया कि दूसरे पीस की वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं v डैश। हमें दूसरे पीस की वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल मोमेंटम होगा क्योंकि ये वापस लौट रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे क्या लेंगे, माइनस v cos थीटा, और दूसरे की वेलोसिटी हमने मान ली mv डैश। अब कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 3mv cos थीटा, फाइनल मोमेंटम माइनस mv cos थीटा, प्लस दूसरे पीस का वेलोसिटी mv डैश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, m को कॉमन लेना है, माइनस v cos थीटा प्लस v डैश, और इस m को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो उसके बाद बचेगा यहाँ 3v cos थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं कि मास 2m था, हमने यहाँ गलती से इसे क्या ले लिया 3m। तो सबसे पहले ये गलती थोड़ी सुधार दें, ये 3m नहीं होगा, ये कितना होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, कितना होगा 2m। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। तो अब बचा यहाँ पे v डैश। अब ये टर्म जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3v cos थीटा इक्वल टू v डैश। तो v डैश सेकंड पीस की वेलोसिटी कितनी होगी, 3v cos थीटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3v cos थीटा है। अच्छा सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। पॉइंट नंबर 2 हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होती है, v cos थीटा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ब्रेक होने से पहले उसका टोटल मोमेंटम कितना था 2m, क्योंकि मास हमने माना है 2m v cos थीटा। अब ये ब्रेक हुआ 2 बराबर पीसेस में, और एक पीस जैसे उसी पाथ पर वापस लौटता है। तो उस पीस के उसी पाथ पर वापस लौटने के लिए आवश्यक शर्त है कि उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो, v cos थीटा हो, पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनल मोमेंटम निकाल लिया m इंटू माइनस v cos थीटा प्लस mv डैश। फिर हमने क्या कर दिया, मोमेंटम्स को इक्वल कर दिया और इसकी वेलोसिटी आ गई। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अभी कुछ सवाल फ्रिक्शन पर बेस्ड हैं, थोड़े लंबे हो सकते हैं पर ये बड़े अच्छे सवाल है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप along an inclined plane of from the bottom with speed 2v। इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से एक बॉडी को 2v स्पीड से ऊपर फेंका जाता है। इफ इट रीचेस द बॉटम ऑफ द प्लेन विद वेलोसिटी v, तो वो जब वापस लौटता है तो उस प्लेन के बॉटम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमसे पूछा गया है कि भाई म्यू किसके बराबर होगा। तो ये 4 आंसर्स दिए गए। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
ये हमने प्लेन बना लिया और ये मास हमने मान लिया m। इसको कितनी वेलोसिटी दी है 2v, तो कहीं ना कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और मान लीजिए ये उस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है l, और ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस m मास पे जो ऊपर जा रहा है इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में विचार करते हैं। एक तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन म्यू mg कॉस थीटा will act opposite to the motion। तो अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा g साइन थीटा म्यू जी कॉस थीटा। तो फोर्स को जब मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v, और बाद में जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब इसको बहुत सिंपल मेथड से हम कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 0, 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4v स्क्वायर, ये हमें मालूम है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। तो आप चाहें तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर सकते हैं माइनस, क्योंकि वो रिटार्डेशन हो रहा है। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया 4v स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द अपवर्ड जर्नी ऑफ दिस मास। इस मास की अपवर्ड जर्नी के लिए हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जब l डिस्टेंस चलने पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो उसके बाद अगली सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, तब वो वापस लौटेगा। अब ये वापस लौट रहा है और उसी l डिस्टेंस पर वापस लौटेगा। अब बॉटम में दिया गया है कि उसकी स्पीड कितनी हो जाती है बॉटम पे पहुंचने पे भी। अब देखिए ये जो मास नीचे आ रहा है तो नीचे लाने वाला फोर्स उसको कौन सा होगा mg साइन थीटा, क्योंकि नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अपोजिट, म्यू mg कॉस थीटा। तो नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ अगर हम देखें नेट फोर्स कितना होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देना है। तो v स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, ये 0 है, और ये हमें मालूम है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू को निकालते हैं। ये देखिए 4v स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, यहाँ पे हमें v स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन को एक बार फिर वेरीफाइड करते हैं, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब v स्क्वायर की इस वैल्यू को इनटू एल, यहाँ पर एक गलती हमने करी तो हमें एल लिखना चाहिए,
इंटू एल। अब कुछ नहीं करिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो यहाँ वी स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ये यहाँ रखनी है हमें। तो ये हो गया 4 2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू 2 जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। एल तो कट गया, ये 2 भी कट गया और जी कॉमन होके कट जाएगा, तो ये बचेगा 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा और उधर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अब ये इधर आ रहा है, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, वो उधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5 म्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3/5 tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 3/5 tan थीटा। आप इसे नोट कर सकते हैं 3/5 tan थीटा। बहुत पेशेंस चाहिए, अच्छे सवाल हैं ये। तो हमारा आंसर होगा 3/5 tan थीटा। हमेशा याद रखिए फ्रिक्शन मोशन को क्या करता है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो डाउन द प्लेन अप द प्लेन में हमें एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। हमने 2 इक्वेशन बना लिए और कुछ नहीं करा, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी। बाकी फिर कैलकुलेशन देखिए, जी भी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा और वहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो बड़ा आसान हो गया। साइन थीटा जब इधर आएगा तो 4 साइन थीटा से माइनस हो जाएगा 3 साइन थीटा और ये हो जाएगा 5 म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो म्यू की वैल्यू आ गई 3/5 tan थीटा। तो अब देखिए, अब अगले सवाल की तरफ आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, तो फिर मैं इसको रीड करता हूं और फिर हम सॉल्व करेंगे। A man slides down on a telegraphic pole, पर नीचे उतरता है with an acceleration equal to 1/4 of acceleration due to gravity. The frictional force between man and pole is equal to, तो मैन और पोल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पे W क्या है इन टर्म्स ऑफ मैन्स वेट W। तो बड़ा सरल सवाल है, वो नीचे उतरता है। तो अब देखिए इसको हम करते हैं। मान लीजिए ये इसका वेट है, मास है m, तो वेट होगा W। अब वो टेलीग्राफिक पोल पर नीचे उतर रहा है, तो वेट है W और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि टेंशन में डेवलप होगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और एक्सेलरेशन कितना है उसका, g/4। अब न्यूटन्स लॉ से हम ऐसे सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेट फोर्स क्या हो गया, W - c। बड़ा सरल सवाल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, पर W क्या है, mg है। तो यहां पर हम m को लिखेंगे W/g और a को लिखेंगे, गिवन है जो कि g/4। तो W - t इक्वल टू g से g कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू W/4। तो ये बहुत सरल सवाल था। W - t इक्वल टू W/4। W - t इक्वल टू W/4। अब इस टर्म को यहाँ ले आए और माइनस t को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा W - W/4 इक्वल टू t। t टेंशन फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 3W/4। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3W/4। तो दिस इज योर सेकंड चॉइस इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कई बार पेपर क्या होता है, बहुत सिंपल भी आता है। आप देखते होंगे आउट ऑफ 45-50 क्वेश्चन 25 से लेकर 30-35, 25 से 30 के बीच में जो सवाल होते हैं बहुत सीधे सीधे होते हैं और डायरेक्ट हिट कर हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत सरल था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले आप इसे
नोट कर लें। नोट कर लिया? तो अब मैं इसे पढ़ता हूं। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर ले जाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स इज 3 टाइम्स द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। तो ऊपर ले जाने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो उस फोर्स का 3 टाइम्स है, 3 गुना है, जो उसे फिसलने से रोकता है। The minimum force required to prevent it from sliding down the plane. If the coefficient of friction between the body and inclined plane is 1/2√3, the angle of the inclined plane is. अब 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है 60 डिग्री, दूसरा आंसर 45 डिग्री, तीसरा आंसर 30 डिग्री और चौथा आंसर है आपका 15 डिग्री। तो सबसे पहले हम फोर्सेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बोला है एक ऐसा फोर्स जो उसे ऊपर ले जाता है। अब देखिए, मान लीजिए बॉडी का मास कितना है, m, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन मान लेते हैं थीटा, हम बॉडी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो F मिनिमम की बात कर रहे हैं। ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F मिनिमम लग रहा है, और अब बॉडी पर नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स होंगे mg साइन थीटा और एक और होगा म्यू mg कॉस थीटा। अगर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो F मिनिमम है वो कम से कम कितना होना चाहिए, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। क्योंकि देखिए नीचे की तरफ लगने वाले टोटल फोर्स कितने हो गए, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। तो अगर हम, ये मिनिमम फोर्स है जो उसको ऊपर ले जा सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन कहता है कि वो फोर्स जो बॉडी को फिसलने से रोके, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो फोर्स जो बॉडी को फिसलने से रोकता है। ओके, अब चलिए उस फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉडी का मास है m, नीचे फिसलने की टेंडेंसी है तो नीचे लगेगा mg साइन थीटा, नीचे फिसलने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, म्यू mg कॉस थीटा। और मान लीजिए कि हम उसे रोकने के लिए या मिनिमम फोर्स कितना लगा रहे हैं, फिसलने से रोकने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगा रहे हैं, F डैश। तो हम कह सकते हैं कि F डैश बैलेंसिंग द फोर्सेस म्यू mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो F डैश वो फोर्स है जो उसे फिसलने से बचाता है। यह आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर वापस जाते हैं और पढ़ते हैं कि मिनिमम फोर्स जो उसे ऊपर ले जाता है और फिसलने से बचने के वाले फोर्स का 3 गुना होता है। तो कंडीशन क्लियर है कि F मिनिमम तो हम निकाल ही चुके हैं, F डैश भी हम निकाल चुके हैं। तो हमें ये कहा गया है कि F मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F डैश, 3 टाइम्स ऑफ F डैश। तो F मिनिमम को यहां से ले लेते हैं, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कितना होगा। तो चलिए अब ये तो निकाल लेंगे हम। तो यहां पर आप देखिए सिचुएशन ऐसी बनी, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू 3 mg साइन थीटा
-3μ cos थीटा। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम mg से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा, mg कट जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा -3μ cos थीटा। ठीक है, अब इस टर्म को इधर ले आइए और इस टर्म को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4μ cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। 4μ cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। तो यहां तक हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। 4μ cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2μ cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो 2μ इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें म्यू की वैल्यू मालूम हो। तो इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू तो नहीं दी थी। म्यू की वैल्यू कितनी थी? 1/2√3। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे 1/2√3। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1/2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ऑब्वियसली जो थीटा होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्पीड में इसे करना पड़ेगा, तभी हम इसे कर पाएंगे। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी थी, 1/2√3। तो इसका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। प्लेन का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम फोर्स जो उसे ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है वो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के एडिशन के बराबर होना चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगा। और मिनिमम फोर्स जो उसे फिसलने से बचाता है वो कितना होना चाहिए, हमने निकाल लिया। और ये दिया हुआ था F मिनिमम इक्वल टू 3 f'। बाकी का काम आसान था, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद म्यू की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 30 डिग्री है। तो ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ता हूँ। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने। अब आप देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। पहले पढ़ते हैं। अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h। प्लेन की हाइट कितनी दी गई है, h दी गई है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, रीचिंग द बॉटम विद ए वेलोसिटी v। तो वो बॉटम पर कितनी वेलोसिटी से पहुंचती है, v वेलोसिटी से, विदाउट चेंजिंग द हाइट। If the angle of inclination is doubled, the velocity with which it reaches the bottom of plane। अगर एंगल 30 डिग्री था तब वो बॉटम पर किस वेलोसिटी से पहुंचती थी, v वेलोसिटी से। अगर एंगल को डबल कर दें, 30 का डबल होगा 60 डिग्री। तो अब बताइए कि वो उसी प्लेन पर, उसी हाइट वाले प्लेन पर जब बॉटम पे पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चार आंसर हैं, v/2, 2v√2v। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको यहाँ पर हमने लिया है। तो देखिए, हम अगर इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करें तो कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। ये देखिए, ये हमने प्लेन बना लिया और ये बॉडी है, मास m ले लेते हैं, रिलीज कर दिया। प्लेन का एंगल कितना ले लिया, 30 डिग्री। प्लेन की हाइट ले ली हमने h। कितनी हाइट ले ली प्लेन की, h। और ये बॉटम पे पहुंचेगी और मान लीजिए बॉटम पर इसका वेलोसिटी कितना है, v। और मान लीजिए प्लेन की लेंथ कितनी है, l। तो बॉडी टॉप से स्टार्ट होकर l डिस्टेंस को ट्रेवल करके जब नीचे पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी v होती है। अब देखिए, सबसे पहली चीज sin 30 का हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हमें sin 30 1/2 h/l। तो लेंथ ऑफ प्लेन मिल जाती है कितनी, h/2। लेंथ ऑफ प्लेन कितनी मिल जाती है,
h/2, लेंथ ऑफ प्लेन मिल जाती है h/2। यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन करेंगे हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो वेलोसिटी बॉटम पे v स्क्वायर 0, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होता है। g sin 30 मतलब g/2, और लेंथ कितनी है l। अब लेंथ की वैल्यू आपने रख दी, 2 से 2 कैंसिल, तो लेंथ की वैल्यू है h/2। लेंथ की वैल्यू कितनी है h/2। तो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया g sin 30, तो वो हो जाएगा g/2। और sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से हमने sin 30 की वैल्यू ली 1/2, तो l को हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हमने यहाँ गलती कर दी कि l h/2 नहीं होगा। देखिए कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, l h/2 नहीं होगा, तो l एक्चुअली कितना होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2h होगा। तो यहाँ l की वैल्यू हमने कितनी रख दी, l की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2h रख दी। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, g l, और l की वैल्यू कितनी है 2h। तो बॉटम पर पहुंचने पर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, √2gh, √2gh, √2gh। अब इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो अगर आप इससे डायरेक्ट लगाएंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना चाहिए एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होता है 2h, क्योंकि आपका आंसर किसके टर्म्स में देना है, आपको हाइट के टर्म्स में, क्योंकि यह कहा गया है कि हाइट है। अब प्लेन के इंक्लिनेशन को हम डबल कर देते हैं, अब डबल कर दिया साहब, तो डबल मतलब 60 डिग्री, पर हाइट हमने नहीं बदली, और ये वेलोसिटी। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ। और मान लीजिए बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है v डैश। अब एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा, सवाल ये उठता है कि एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा, तो वो भी देख लेते हैं भाई, कितना होगा, g sin 60। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ उतनी ही है, तो √3/2 h अपॉन l, तो l की वैल्यू आ गई 2h अपॉन √3। l की वैल्यू कितनी आ गई, 2h अपॉन √3। अब फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, कैसे लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, a एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन g sin 60, दैट इज g इंटू √3/2। लेंथ कितनी हो गई, l हो गई, 2 से 2 कैंसिल, v डैश स्क्वायर इक्वल टू g इंटू √3, और l को लिख सकते हैं 2h अपॉन √3। तो देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश विल बी √2gh, और यही किसकी वैल्यू थी, v की वैल्यू थी। तो अगर आप हाइट सेम रखते हैं, अगर आप हाइट सेम रखते हैं, तो बॉटम वेलोसिटी पे, बॉटम पर जिस वेलोसिटी से पहुंचेगी, बॉटम पर जिस वेलोसिटी से पहुंचेगी वो नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेगी। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो आप इसको बहुत आसानी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बेटर टेक्निक होती है। अब जैसे देखिए, दो चीजें मैं सवालों से बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, और इसको हमेशा आप ध्यान रखिए।
और ये हम ले लेते हैं ग्रीन कलर में, ठीक है। अब मान लीजिए एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है थीटा, और बॉडी टॉप से स्टार्ट करती है 0 वेलोसिटी से और बॉटम पर पहुंचती है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और ये स्मूथ प्लेन है, कैसा प्लेन है, स्मूथ प्लेन है, हाफ mv² इक्वल टू mgh। तो याद रखो बॉटम पे पहुंचने की वेलोसिटी कितनी होगी, 2gh। और अगर प्लेन की लेंथ दी गई है किसी सवाल में तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो v इक्वल टू 2gl साइन थीटा, v इक्वल टू ये आ जाएगा 2gl साइन थीटा, या √2gh आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन थीटा h/l, तो l को h को आप क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा। यहाँ से आप h को क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा। ये स्मूथ प्लेन है। तो दो तरह से वेलोसिटी को बताया जाता है, क्योंकि पिछले सवाल में हाइट के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया, हाइट के बारे में बोला गया। अब अगर मान लीजिए ये रफ प्लेन है, इसकी हाइट कितनी है h, ये याद रखना चाहिए, और लेंथ कितनी है l, और यहाँ से बॉडी क्या होती है, स्टार्ट होती है और बॉटम पे पहुंचती है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से पहुंचती है बॉटम पे, और ये रफ प्लेन है। कैसा प्लेन है, रफ प्लेन है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि रफ प्लेन पर g साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा और म्यू जी कॉस थीटा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो v² इक्वल टू 0 प्लस 2g। अब g नहीं लेंगे यहाँ पर, देखिए v एक्सेलरेशन यहाँ पे डाउन द प्लेन कितना होगा, हमारे जो बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो v² इक्वल टू 0 प्लस 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू l। तो v इक्वल टू √2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू l। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि स्मूथ प्लेन पर क्या होगा और रफ प्लेन पर क्या होगा। और जरूरत पड़ने पर अगर हाइट के बारे में बात हो रही है तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं h/l, h/l। तो h को मैं लिख सकता हूं l साइन थीटा। तो ये देखिए, ये स्मूथ है और ये रफ है। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि स्मूथ प्लेन पे फिसलेगी और रफ प्लेन पे फिसलेगी। तो अब देखिए एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि स्मूथ प्लेन पर जो वेलोसिटी होती है ये इंपॉर्टेंट है 2gl साइन थीटा, और रफ प्लेन पे बॉटम वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी, नॉलेज का पॉइंट है, इनटू l। तो v स्मूथ डिवाइडेड बाय v रफ क्या होगा, डिवाइड कर दिया 2gl, सब कट जाएगा, ये मिलेगा हमें साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों केसेस में रफ प्लेन में और स्मूथ प्लेन में ये माना गया है कि दोनों प्लेन की लेंथ क्या थी, सेम थी, नंबर 1। नंबर 2, दोनों प्लेन का इंक्लिनेशन क्या था, सेम था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा जरूरी है ये फॉर्मूला आपको मालूम हो। इसलिए मैंने सोचा अब एक क्वेश्चन में बात बनी थी तो हम उसको, तो ये बिल्कुल आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई, दोनों केसेस में लेंथ क्या थी, सेम थी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था, सेम था।
उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, नीट एग्जामिनेशन। और ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चौथा लेक्चर रिकैप सीरीज का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी। तो जब रिकैप सीरीज को डिज़ाइन किया गया तो ये सोचा गया कि ये कैसी होगी। असल में हमें करनी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। क्यों करनी है? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम ही आता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेटर। फिर मिलते हैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस के साथ। और तैयारी रखिए, रिवाइज करिए, मजबूत रहिए। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू।